हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सुजीत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टू डेस्क में। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी एईडीओ प्रैक्टिस सेट 15 को। इससे पूर्व हम लोगों ने 1 से 14 तक का प्रैक्टिस सेट देख लिया है। यदि आप लोगों ने इसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई जो है 1700 किलोमीटर है और इस परियोजना की शुरुआत 1986 ईस्वी में हुई थी। बैलाडीला बैलाडीला एक प्रसिद्ध लौह अयस्क की खान है जो स्थित है। बैलाडीला क्या है? एक लौह अयस्क की खान है जो कहाँ स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है सुनहरी चावल या गोल्डन राइस। गोल्डन राइस है। गोल्डन राइस क्या है कि यह जो है एक ट्रांसजेनिक चावल है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध हैं, अर्थात यह जो है विटामिन ए से भरपूर है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम है। यदि हम देखें जनगणना के अनुसार तो उत्तर प्रदेश जिसकी जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है, 20 करोड़ थी, और इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र जिसकी जनसंख्या लगभग 11.24 करोड़ थी, और तीसरे नंबर पर आता है बिहार जिसकी जनसंख्या 10.41 करोड़ थी। तो हमारा सही क्रम होगा यूपी, महाराष्ट्र और बिहार। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बाघों का आरक्षित क्षेत्र नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो इस ऑप्शन के अनुसार हम देखें तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन जो है बाघों के लिए आरक्षित क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वन ऐसे क्षेत्र जहाँ की 100 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा औसत वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। साल और शीशम ये पाए जाते हैं और इन वनों को उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को हम मानसून वन भी कहते हैं। मानसून वन। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलोढ़ मिट्टी भारत के कुल भूभाग का लगभग 40% हिस्से पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, यह कथन सही है। और दूसरा स्टेटमेंट, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से हुआ है, यह भी सही है। तो एक कथन 1 और 2 सही है उपयुक्त में से। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? बेमेल जोड़े को आपको खोजना है। कोयना परियोजना। कोयना परियोजना जो है केरल का नहीं है बल्कि कोयना महाराष्ट्र में है, तो इस तरह हमारा ऑप्शन ए ही बेमेल है। बाकी ऑप्शन सही है। तवा परियोजना एमपी की है, रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश की है और काकरापार परियोजना गुजरात की है। नेक्स्ट है कृष्णा गोदावरी नदी विवाद किन राज्यों के बीच है? कृष्णा गोदावरी नदी विवाद जो है यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच है। यदि हम देखें कृष्णा गोदावरी नदी विवाद को तो कर्नाटक, आंध्रा और अब तेलंगाना। तो कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्रा इन तीनों को आप याद रखेंगे, इन तीनों के बीच जो है कृष्णा गोदावरी नदी विवाद है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? अर्थात अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित भौतिक विभाजन है। भारत के भौतिक विभाजन मुख्य रूप से 5 भागों में की गई है। इस ऑप्शन को यदि हम देखें तो पर्वत, पठार, मैदान ये जो है भारत के भौतिक विभाजन में आते हैं। वन क्षेत्र नहीं आते, हिमाचल नहीं आते, सिंधु गंगा का मैदान, दक्षिणी भारत, पश्चिमी घाट, इस तरीके का विभाजन नहीं है। नेक्स्ट है
किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के लिए 50% आरक्षण को वैध किया है? तो 50% आरक्षण जो है कहाँ कहाँ दिए गए हैं? बिहार में दिए गए हैं 50% आरक्षण। बिहार के अलावा यदि हम देखें तो उत्तराखंड में भी 50% आरक्षण दिए जा चुके हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश और हिमाचल, तो मध्य प्रदेश में भी दिए जा चुके हैं और हिमाचल में भी दिए जा चुके हैं। तो इस तरह हमारे सारे ऑप्शन 1 2 3 4 करेक्ट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉलेजियम प्रणाली एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश, जो भी मौजूदा मुख्य न्यायाधीश हैं अर्थात सीजेआई करते हैं, और उस समय उसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। यह कथन सही है। संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम का प्रारंभ किया है, यह कथन गलत है। यह भारत में कॉलेजियम प्रणाली जो है न्यायपालिका की देन है, ना कि संसद की, इसलिए यह कथन गलत है। ऑप्शन 2 गलत है, तो जहाँ ऑप्शन 2 है आप उसे एलिमिनेट कर लें। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणालियों के माध्यम से की जाती है, यह कथन भी सही है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत 1993 ईस्वी में न्यायाधीश पी.एन. भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। तो कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत जो है पी.एन. भगवती के फर्स्ट जज मामले में नहीं की गई थी, फर्स्ट जज मामले में नहीं की गई थी। तो ऑप्शन 4 इनकरेक्ट है। इस तरह हमारा 1 और 3 ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन भारत में समानता के अधिकार के बारे में सही है? समावेशिता का अधिकार, यह अधिकार अवैधता को शाश्वत करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, यह कथन भी सही है। यह अधिकार नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता है, हाँ यह नकारात्मक परिकल्पना नहीं करता है, तो यह भी सही है। भारत में समानता के अधिकार के अंतर्गत समान को समान माना जाना चाहिए, यह भी सही है। इस तरह हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक कथन सही है। संसद के सदस्यों को शपथ का प्रारूप भारत के संविधान की किस अनुसूची में पाया जाता है? शपथ जो है 3री अनुसूची में पाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को। दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। शोधन अक्षमता नहीं बल्कि दिवालिया का तात्पर्य है, यहाँ क्या होना चाहिए था? दिवालिया से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। तो यह कथन गलत है क्योंकि यहाँ शोधन अक्षमता दिया गया है, और जो शोधन है, शोधन यह एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है, तो यहाँ दिवाला दिया गया है, तो यह कथन भी इनकरेक्ट है। शोधन अक्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष है, नहीं गलत है, दिवाला निष्कर्ष है। दिवाला जो अक्षमता है जबकि शोधन जो है निष्कर्ष है, अर्थात व्यक्ति दिवाला हो चुका है, अब कार्रवाई करनी है, तो यह कथन भी गलत है। और भारतीय दिवाला व शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI दिवाला और शोधन अक्षमता कार्रवाई की देखरेख के लिए जिम्मेदार निकाय है, यह कथन सही है। और इसकी स्थापना IBC एक्ट 2016 के तहत की गई थी, 2016 में। तो इस तरह ऑप्शन 4 केवल 4 करेक्ट है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बांस मिशन किससे संबंधित है? राष्ट्रीय बांस मिशन जो है 2006-7 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था, और इसका उद्देश्य था कि पूर्वोत्तर राज्यों में बांस को व्यापार के लिए उगाने के लिए प्रोत्साहन देना। तो ऑप्शन ए करेक्ट है।
नेक्स्ट है भारत सरकार के नीति आयोग, जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन तत्व या थिंक टैंक है, में नीति का पूर्ण रूप है। आपसे नीति का फुल फॉर्म पूछा गया है, अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ऑप्शन बी करेक्ट है। और नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था, जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में एक नए राज्य गान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है। तो बांग्लार माटी बांग्लार जल जो है, इनके लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ इसे लिखा था। नेक्स्ट है वर्ष 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहाँ विद्रोह किया था। तो वर्ष 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहाँ विद्रोह किया था, तो बंबई में विद्रोह किया था, INS तलवार पर। कब हुआ था, 18 फरवरी। इस पूरे डेट को आप ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है। 18 फरवरी 1946 ईस्वी को यह विद्रोह जो है शुरू हुआ था। नेक्स्ट है गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था, जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। के नेता कौन थे, तो गदर आंदोलन के नेता कौन थे, तो गदर आंदोलन के नेता थे करतार सिंह सराभा। लाला लाजपत राय नहीं थे, भगत सिंह भी नहीं थे, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, करतार सिंह सराभा। यदि हम अन्य नेताओं की बात करें गदर आंदोलन के, तो करतार सिंह के अलावा तारकनाथ दास, रास बिहारी बोस, सोहन सिंह भाकना, भगवान सिंह ज्ञानी आदि थे। गदर पार्टी के संस्थापक सोहन सिंह भाकना को माना जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे और इन सभी नामों को याद रखेंगे। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण प्रस्ताव के रूप में गांधी जी का उद्धरण क्या था, कि उत्तर दिनांकित चेक जैसा है। उत्तर दिनांकित चेक अर्थात पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक उन्होंने किस संबंध में कहा था, उन्होंने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है तेईस का बिहार में किसानों को नील का पौधा उगाने के लिए मजबूर करने और उन्हें आवश्यक भोज्य पदार्थ उगाने की अनुमति न देने, नील के लिए पर्याप्त भुगतान न मिलने के कारण 1917 में एक राष्ट्रीय विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसे किस नाम से जाना जाता है। यह चंपारण सत्याग्रह था, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है कहां पर कांग्रेस अधिवेशन में उपस्थित होकर कांग्रेस की राजनीति में गांधी जी ने प्रवेश किया था। तो गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में कब भाग लिया था, ऐसा पूछा गया है। तो गांधी जी ने पहली बार जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो है गांधी जी ने कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में कौन सा नहीं था, अर्थात कांग्रेस का उद्देश्य पूछा गया है। तो 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे, इसके उद्देश्य थे शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला,
एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और मार दिया गया। यह कथन किनके संबंध में है? तो यह कथन जो है तात्या टोपे के संदर्भ में है। दरअसल तात्या टोपे को ही एक करीबी मित्र ने धोखा दिया था और सोते समय उन्हें पकड़वा दिया था और अंग्रेजों ने उन्हें बाद में फांसी की सजा दी थी। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 27 को। विधवा पुनर्विवाह को वैधता दिलाने वाला प्रमुख समाज सुधारक कौन था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया था। नेक्स्ट है 1803 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का क्या नाम था? तो 1803 में राजा राम मोहन राय की पुस्तक थी तोहफत उल मुआवदीन। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, यह कथन सही है। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया, यह भी सही है। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, यह भी सही है। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, यह कथन भी सही है। तो इस तरह ऑप्शन डी सभी कथन सही है 1 2 3 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से राज्य पर लॉर्ड डलहौजी के व्यापकत्व के सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कब्जा नहीं किया गया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसकी देन है? तो लॉर्ड डलहौजी की देन है और इसके तहत सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघात, उदयपुर, झांसी और नागपुर। सतारा, उदयपुर, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघात, उदयपुर, झांसी और नागपुर। तो नागपुर है, उदयपुर है, तो जयपुर नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट है, आपसे नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? तो टीपू सुल्तान वो शासक थे जिन्होंने आधुनिक दूतावास के तर्ज पर ही उस समय विदेशों में भी अपना दूतावास खोला था। इन्होंने विदेश व्यापार के विकास के लिए जो है फ्रांस, तुर्की, ईरान, पेगू इत्यादि जगहों पे अपने दूतों को भेजा था। नेक्स्ट है अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 32 को। पूर्ण रूप से जज्जा कर किसने और कब समाप्त किया? तो यूं तो जज्जा कर की समाप्ति जो है अकबर द्वारा 1579 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था, लेकिन औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में पुनः चालू कर दिया था। इसने समाप्त किया था अकबर ने और 1679 में औरंगजेब ने पुनः चालू कर दिया था। तो यहाँ पूछा गया अंतिम रूप से है ना, या पूर्ण रूप से किसने और कब? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 ईस्वी में 1720 ईस्वी में इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट है शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? राज्याभिषेक कब किया गया था? तो राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में किया गया था। सूरत की पहली लूटमार जो है 1664 ईस्वी में हुई थी। पुरंदर के किले पर कब्जा, पुरंदर दुर्ग पर विजय जो है यह 1654 ईस्वी में किया गया था। और कर्नाटक अभियान जो है या कर्नाटक पर आक्रमण जो है यह 1678 ईस्वी में किया गया था। तब हम इसके सही क्रम को लगाते हैं तो सबसे पहले हो जाएगा 1654 अर्थात 4। जहाँ जहाँ 4 स्टार्टिंग में नहीं उसे आप एलिमिनेट कर देते हैं। 4 के बाद सूरत की पहली लूटमार 1664 और फिर 1664 के बाद 1674 राज्याभिषेक, तो 4 2 1 और अंत में कर्नाटक पर आक्रमण। तो ऑप्शन बी करेक्ट है।
निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का प्रवेश द्वार कहा जाता था? तो मक्का का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता था? तो सूरत बंदरगाह को। ऑप्शन बी करेक्ट है। बलबन को सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो बलबन को सर्वप्रथम जो है आमिर ए शिकार के पद पर नियुक्त किया गया था। और किसने नियुक्त किया था अमीर ए शिकार के पद पर? तो रजिया द्वारा नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए मलिक कफूर को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट है। एएसआई के पहले निदेशक कौन थे? एएसआई के पहले निदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। एएसआई की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो 1861 ईस्वी में कनिंघम द्वारा की गई थी और ये पहले निदेशक थे। ये अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में भी जाना जाता है। इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? तो हर्षवर्धन का प्रधान सचिव जो था भांडी थे। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया थे, तो किस गुप्त सम्राट ने हुनों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था 458 ईस्वी में। मौर्य प्रशासन में संग्रहण के अधीन कितने गांव आते थे? तो मौर्य प्रशासन में संग्रहण के अधीन जो है 100 गांव आते थे। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? नहीं पूछा गया है। अशोक के साम्राज्य में कौन सा क्षेत्र जो है सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका। श्रीलंका जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर महान के समकालीन कौन था? धनानंद। धनानंद जो है सिकंदर महान के समकालीन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत जो है गुरु अंगद देव द्वारा की गई थी और गुरु अंगद देव जो है सिख धर्म के दूसरे नंबर के गुरु थे। नेक्स्ट है, बौद्ध मत की परिषदें आयोजित हुई। बौद्ध मत की परिषदें किस लिए आयोजित हुई थी? तो महत्वपूर्ण धार्मिक विषयों के निपटारे के लिए, आपसी मिलन के लिए, बौद्ध ग्रंथों के संकलन और विवाद निवारण के लिए। तो बौद्ध ग्रंथों के संकलन और विवाद निवारण के लिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। बोगाज कोई महत्वपूर्ण है? तो बोगाज कोई क्यों महत्वपूर्ण है? आपको मालूम है कि बोगाज काई से जो है यहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नामोल्लेख है और इसीलिए हमारे इतिहास के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगा। कालीबंगा किस राज्य में है? तो कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। इसकी खोज अमलानंद घोष द्वारा 1952 में की गई थी। नेक्स्ट है, सादिकपुर सिनौली निम्नलिखित में से कहाँ है? सादिकपुर सिनौली जो है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है। यहाँ से 125 कब्रें मिली है। यहाँ से रथ, तलवार, मुकुट, कवच ये सब 4000 साल पुराने मिले हैं। नेक्स्ट है, मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो प्रथम मानव जीवाश्म भारत की नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। इसे हथनौरा मैन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह हथनौरा नामक जगह से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम में चुने। दशकीय जनसंख्या वृद्धि, तो आपको मालूम है कि मधेपुरा की दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो है सर्वाधिक है, तो मधेपुरा लास्ट में है। तो ऑप्शन ए सिवान, किशनगंज और मधेपुरा।
करेक्ट है, क्योंकि सिवान का 10 की वृद्धि दर देखें तो 22.25 है, किशनगंज का 30.45 और मधेपुरा का 31.12 है। यह सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है, दुधवा यूपी में है, गजनेर राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है राजस्थान में है, गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में, और भीम बांध यह भी बिहार में है, मुंगेर में। तो 1 और 4 ऑप्शन ए करेक्ट है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 51 को। बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार में कुल सिंचित भूमि में से लगभग 37% नहरों द्वारा सिंचित होती है। 37% नहीं बल्कि 31% जो नहरों द्वारा सिंचित है। इस तरह ऑप्शन 1 गलत है। बिहार में उत्तरी गंगा मैदान 33,620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह कथन सही है। किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं। पश्चिमी चंपारण सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त नहीं करता बल्कि किशनगंज करता है। तो इस तरह, और लास्ट कथन को हम देखें, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 2,461 किलोमीटर होगा, दशमलव नहीं, तो 2,461 किलोमीटर। तो इस तरह हमारा कथन 2 और 4 सही है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है सूची 1 कृषि जलवायु क्षेत्रों को, सूची 2 बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल से सहसंबंधित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन चुनें। कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर तथा दक्षिण पूर्वी बिहार का मैदान, तो यह जो है 29.87% है। तो यह सही है, ए का 1। दक्षिण बिहार का मैदान 23.71%, यह भी सही है। छोटा नागपुर का पठार 26.14%, यह भी सही है। और छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ 20.28%, यह भी सही है। तो इस तरह 1, 2, 3, 4 ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, बिहार के भौतिक विभाजनों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? बिहार के भौतिक विभाजन में जो है पूर्वी गंगा का मैदान, हम इस तरीके से विभाजन नहीं करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। गैर कृषि गतिविधियों में बिहार की अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र पुरुष श्रमिकों को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? गैर कृषि गतिविधि की बात हो रही है, तो पुरुष श्रमिकों को अधिकतम रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र जो है निर्माण है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना। दरअसल बिहार सरकार की जो सतत जीविकोपार्जन योजना, इसका उद्देश्य अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय के स्रोत वाली संपत्ति प्रदान करना, बेरोजगारी को कम करने के लिए युवा लोगों को प्रशिक्षण और स्थानीय रोजगार प्रदान करना। तो इस तरह हमारा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट है। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाएगी। आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv²। अब यदि आप जो है वेग को दोगुना करें तो v² अर्थात 2v² हो जाएगा। तो तो 4v², तो 4 देखिए करके देख लेते हैं।
हाफ एम वी स्क्वायर, तो आप v की जगह 2v कर लें, 2v का स्क्वायर करेंगे तो हाफ m, तो 4v स्क्वायर, 4 को बाहर कर लें, 4 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर पहले से था तो 4 गुना, यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट है कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, इसमें घर्षण किसमें सबसे अधिक या कम होगा, इसे हमें इस क्रम में सजाना है। स्टैटिक घर्षण सबसे अधिक होता है, फिर गतिज ऊर्जा, और सबसे कम जो है रोलिंग घर्षण होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है। तो स्वतंत्र रूप से यदि कोई वस्तु गिर रही है पृथ्वी की ओर तो यह इसकी गतिज ऊर्जा जो है स्थिर रहती है, कुल ऊर्जा जो है स्थिर रहती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल अर्थात स्टैटिक ऊर्जा जो है घटती जाएगी। मानव कान का कौन सा भाग बाहरी स्रोत से आने वाली ध्वनि की प्रतिक्रिया में कंपन करता है, कान की झिल्ली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जब डीसी मोटर की गति बढ़ती है तो आर्मेचर से विद्युत प्रवाह क्या होती है, तो डीसी मोटर की गति बढ़ती है तो आर्मेचर से विद्युत प्रवाह जो है वह कम हो जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मोटर की गति बढ़ने पे आर्मेचर जो है कंडक्टर फ्लक्स को काटते हैं, इससे एक उत्पन्न वोल्टेज बनता है जो कि आर्मेचर करंट के प्रवाह को सीमित कर देता है। नेक्स्ट है एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, तो एक सीधे विद्युत धारावाही चालक इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वह संकेंद्रित वृत्त के रूप में होंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ठोस विलयन का उदाहरण है, ठोस विलयन, तो पैलिडियम में हाइड्रोजन यह जो है ठोस विलयन का उदाहरण है। नेक्स्ट है सल्फर की परमाणुता है, सल्फर जो द्विपरमाणुक है। नेफ्टलिन और बालू के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन द्वारा पृथक होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों द्वारा। आवर्त सारणी में गैसीय तत्व कहाँ पाए जाते हैं, तो आवर्त सारणी में गैसीय तत्व जो है दाएं कोने में ऊपर की ओर पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है, इनमें से धातु नहीं है, फास्फोरस जो है धातु नहीं है बल्कि यह एक अधातु है, बाकी मरकरी, मैग्नीशियम, लेड ये सभी धातुएं हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया दबाव से प्रभावित नहीं होती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ईस्ट द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है, तो ईस्ट द्वारा जो है शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो यह किण्वन कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं होती है, तो मोनेरा में जो है केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। मोनेरा की कोशिका भित्ति काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बनी होती है और इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। मनुष्यों में होता है, मनुष्य में क्या होता है, नर होमोगेमेटिक, मादा होमोगेमेटिक और मादा हेट्रोगेमेटिक। तो मनुष्यों में लिंग गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है जिसमें पुरुषों में XY और XX होता है और इसीलिए पुरुष नर होमोगेमेटिक होते हैं और जो मादा होती है वो होमोगेमेटिक होते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अन्य प्राणियों में कौन रोडेंट है, रोडेंट के तहत कौन वर्गीकृत है, रोडेंट अर्थात कृंतक, कुतरने वाले स्तनधारी,
तो इसमें चूहे, गिलहरी, बीवर ऐसे जानवर सम्मिलित होते हैं। तो ऑप्शन सी चूहा करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोर्डेट है? कोर्डेट जो है इलेक्ट्रिक फिश है। इलेक्ट्रिक फिश जो है वास्तविक मतलब मत्स्य नहीं है, मछली नहीं है, बल्कि यह जो है कॉर्डेटा संघ के कशेरुकी वर्टिब्रेटा के अंतर्गत आती है इलेक्ट्रिक फिश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कंपोजिटी में बड़े फूल बीज वाले पेड़ पाए जाते हैं, यह कथन गलत है। बल्कि कंपोजिटी में बड़े फूल बीज वाले पेड़ नहीं, बल्कि इस परिवार में आमतौर पे छोटे, कंपोजिटी में छोटे जो है फूल और बीज वाले पेड़ पाए जाते हैं। आदमी के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो आदमी के हृदय में जो है 4 चैम्बर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जीभ के स्वाद नहीं है? जीभ के स्वाद नहीं है, तो दरअसल देखिए जीभ जो है मुख्यतः 5 आधारभूत स्वादों को पहचानती है। कौन कौन से हैं वो? मीठा, कड़वा, नमकीन, खट्टा और उमामी। मसालेदार और तीखा, तीखा और मसालेदार ये जो है स्वाद के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है। 4 और 7 ऑप्शन सी करेक्ट है। मानव की श्वसन प्रणाली के हिस्से होते हैं। मानव की श्वसन प्रणाली में कौन हो जाएंगे? नाक और फेफड़े। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति का रक्त समूह किसके द्वारा निर्धारित होता है? किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो रक्त समूह जो है किसके द्वारा? तो ये एंटीजन के द्वारा। एंटीजन है नहीं ऑप्शन में, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के निम्नलिखित में से क्या स्राव होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो है हार्मोन का सिक्रेशन होता है। नेक्स्ट है, भेड़ के एंथ्रेक्स होने के कारण है, अर्थात एंथ्रेक्स रोग भेड़ में जो है किसके कारण होता है? यह बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नीचे के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा असंगत है, अर्थात गलत है, या कौन सा मैच नहीं कर रहा है? पिलिया, जाहिर सी बात है पिलिया गला में नहीं होता है। नेक्स्ट है, पौधे की सामान्य वृद्धि में निम्न में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है? नहीं पूछा गया है। तो पौधे की वृद्धि के लिए जो है लेड, पीबी की आवश्यकता नहीं होती है, बाकी आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम इनकी आवश्यकता होती है। पौधे की सामान्य वृद्धि में किस तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है? फिर से ये क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की प्रकाश प्रभावी होती है? प्रकाश संश्लेषण जो है मुख्य रूप से नीले और लाल प्रकाश में अच्छे तरीके से होते हैं। नेक्स्ट है, निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है, यह किसमें विकसित होता है? तो बीज में विकसित होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? स्यूडोमोनास जीवाणु जो है विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। क्या करता है? मिट्टी में मौजूद नाइट्रेट को वापस जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है, क्षरनुमा जीवाणु कहलाते हैं। क्षरनुमा जीवाणु क्या कहलाते हैं? बैसिलस। क्षरनुमा जीवाणु को बैसिलस कहते हैं और ये बैक्टीरिया जो बड़े पैमाने पे मृदा और पानी में पाए जाते हैं। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF के साथ संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में भाग लेने के लिए माफिला फूसी एटॉल पहुंचा? INS शारदा जो है माफिला फूसी एटॉल पहुंचा। नेक्स्ट है, पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कितने सेवारत न्यायाधीशों की संपत्ति का खुलासा किया है?
तो अब तक 21 सेवारत न्यायाधीशों की संपत्ति का खुलासा किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। बिहार की कोसी मेची अंतर्राज्यीय संपर्क परियोजना को केंद्र सरकार की किस प्रमुख योजना के तहत शामिल करने की अनुमति मिली है? कोसी मेची अंतर्राज्यीय संपर्क परियोजना, यह जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। ऑप्शन सी करेक्ट है। लापू लापू दिवस, लापू लापू दिवस जो है 27 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी स्मृति और वीरता का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है? यह जो है लापू लापू जो है एक फिलीपींस में मनाया जाता है। 92। हाल ही में मुंबई में आयोजित वेब्स 2025 शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वेब्स 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत को डिजिटल कंटेंट, एनिमेशन, गेमिंग और सिनेमा कला का अगला वैश्विक केंद्र बनाना। ऑप्शन बी करेक्ट है। वोडोफा उपेंद्र ब्रह्म। 93। वोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्म, जिनका 1 मई 2025 को भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो वोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्म जो है यह बोडो समुदाय के एक नेता थे, जो कि जनजातीय पहचान, अधिकार और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए अहिंसात्मक संघर्ष किए थे। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट में किसने विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया? तो नॉर्वे शतरंज चैंपियन टूर्नामेंट में जो है डी गुकेश ने जो है मैग्नस कार्लसन को हराया था। नेक्स्ट है, किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट स्टार ने हाल ही में एक दिवसीय ओडीआई क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? ग्लेन मैक्सवेल ने जो है संन्यास की घोषणा किया है। किससे? ओडीआई अर्थात एक दिवसीय क्रिकेट से। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला मुक्केबाजों में कौन शामिल है? लवलीना बोरगोहेन और निखत जरीन, यह जो है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला मुक्केबाज हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित गारिया लोहार अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कच्चा माल खरीदने हेतु वित्तीय सहायता देना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने और मछुआरों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने कौन सी योजना शुरू की है? बिहार राज्य में जो है मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सघन मत्स्य विकास योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने किस फसल के उत्पादन को बढ़ाने और किसानों को विशेष सब्सिडी प्रदान करने के लिए मिशन मिलेट के दूसरे चरण की शुरुआत की है? आपको मालूम है कि मिलेट जो है मोटे अनाज के पैदावार को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। ऑप्शन डी करेक्ट है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, राज्य में बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और उपभोक्ताओं को 24x7 गुणवत्तापूर्ण बिजली प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो बिहार राज्य में जो है बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम की शुरुआत की गई है, अर्थात RDSS की शुरुआत की गई है। इस तरह हमने प्रैक्टिस सेट 15 को सभी 100 प्रश्नों को देखा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इस तरह के अन्य वीडियो के लिए आप जुड़े रहें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।